व्यवसाय अध्ययन के आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 3 का शुभारंभ कर रहे हैं, व्यवसायिक पर्यावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट। इस अध्याय के अंतर्गत हम व्यवसायिक पर्यावरण का अर्थ, उसकी परिभाषा, व्यवसायिक पर्यावरण की प्रकृति तथा व्यवसायिक पर्यावरण की विशेषताओं का भी वर्णन करेंगे। साथ ही साथ हम व्यवसायिक पर्यावरण के महत्व को भी समझेंगे, कितने प्रकार के व्यावसायिक पर्यावरण होते हैं और व्यावसायिक पर्यावरण के विभिन्न जो तत्व हैं, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, हम उन्हें भी जानेंगे। साथ ही साथ नई आर्थिक नीति जो 1991 से इस कंट्री में लागू हुई, हिंदुस्तान में लागू हुई, भारत में लागू हुई, हम उसका परिचय जानेंगे और उसकी क्या क्या विशेषताएं थी यह भी पढ़ेंगे। और अंत में हम जानेंगे वैश्वीकरण और उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ विमुद्रीकरण, जिसे हम डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं, जो अभी रिसेंटली 2016 में हमारे देश में हुआ था, किया गया था, इसका भी हम थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम आइए शुरुआत करते हैं व्यावसायिक पर्यावरण का परिचय से। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, कोई भी व्यवसाय हो वह आइसोलेशन में काम नहीं करता, वह समाज में ही रहता है, समाज में ही पनपता है और समाज में ही बिजनेस करता है। तो आप जानते हैं कि बिजनेस के आसपास, उसके चारों तरफ जो कुछ भी है वह सब उसका एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट को फॉर्म करता है। ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, इस बात को जानने के लिए इस बात की तरफ जानना चाहेंगे कि किसी भी व्यवसाय की सफलता या उसका एग्जिस्टेंस, अस्तित्व भी इस बात पर निर्भर करेगा कि वह व्यवसाय जो उसके भौतिक साधन हैं, जो उसके वित्तीय साधन हैं या उसकी जो अन्य क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का उद्यम के अनुरूप वह किस तरह से समायोजन करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर संस्था के अपने कुछ भौतिक साधन हैं, वित्तीय साधन हैं और कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका वह किस तरह से यूज़ करता है, किस तरह से उनका उपयोग करता है, या जो बाहरी तत्व हैं उनके साथ अगर उसमें कोई समायोजन की ज़रूरत है तो वो किस तरह से उनको एडजस्ट कर पाता है। इसी पे डिपेंड करेगा कि वह संस्था अपना अस्तित्व बनाए रख पाएगा या नहीं और एक सफल संस्था के तौर पे जाना जाएगा कि नहीं। किसी भी व्यावसायिक संस्था को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाले पर्यावरण को हम व्यावसायिक पर्यावरण के रूप में जानते हैं। यानी कि व्यावसायिक पर्यावरण के दो हिस्से हो गए, एक वह जो प्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय को प्रभावित करता है और दूसरा जो अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय को प्रभावित करता है। तो कुल मिलाकर के हम इतना तो समझ गए कि प्रभावित तो करता ही है व्यावसायिक पर्यावरण। तो ये जब प्रभावित करेगा तो कहाँ पर ज़्यादा प्रभाव डालेगा, ये संस्था की जो कार्यकुशलता है, एफिशिएंसी है, उस पर इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव होता है, बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो आइए थोड़ा सा कंक्रीट वे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्यावसायिक पर्यावरण है क्या। दो शब्द हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये दोनों, ये ओवरऑल एज अ होल, ये बाहरी और कुछ आंतरिक कारण होंगे, उनका मिश्रण होगा। बाहरी कारण यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स, आंतरिक यानी इंटरनल फैक्टर्स। माफ़ कीजिएगा। तो बाहरी और जो आंतरिक कारण हैं, इनका मिश्रण है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये वो कारण होंगे, ये कारक होंगे जो व्यवसाय को या व्यापार को प्रभावित करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बाहरी कारक और आंतरिक कारक एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं, एक व्यवसाय को प्रभावित करने के लिए एक साथ मिलकर ये काम भी करते हैं। यानी कि इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स एक दूसरे से भी प्रभावित होते हैं और व्यवसाय को भी प्रभावित करते हैं, जिसमें इन जो प्रभाव बिजनेस पे पड़ता है वह इन दोनों प्रकार के कारकों का मिला जुला प्रभाव होता है। तो व्यावसायिक पर्यावरण से आशय क्या है, अगर हम ये जानना चाहें तो समस्त बाहरी, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और प्राकृतिक शक्तियाँ जो कि व्यवसाय को, उसके प्रचालन को, यानी प्रचालन का मतलब परिचालन या ऑपरेशंस को प्रभावित करते हैं, ये सारी शक्तियाँ जो हैं ये व्यवसाय के नियंत्रण की सीमा से बाहर होती हैं और व्यवसाय का इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। बाहर की जितनी चीज़ें हैं, एक बार फिर से अगर इनका नाम हम लेना चाहें तो हम बोलेंगे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्राकृतिक शक्तियाँ। शक्तियों का तात्पर्य फोर्सेस से है। तो फोर्सेस का मतलब है आर्थिक शक्तियाँ, यानी कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जो सरकार तय करती है। सामाजिक में जो है जाति,
और कल्चर, सभ्यता, ये सब सामाजिक में आ जाएगा। राजनीतिक में कौन सा राजनीतिक दल है, उसकी क्या विचारधारा है। और प्राकृतिक शक्तियों का तात्पर्य यह होता है कि अगर मान लेते हैं कि कहीं पे भी कोई महामारी आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, कोई वर्षा ना हो, सूखा पड़ जाए, ठीक है, बाढ़ की स्थितियाँ आ जाएँ, ये सब प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। कहीं ना कहीं बिजनेस को ये हर तरह से प्रभावित करती हैं, ठीक है। कुछ इसमें से सारी शक्तियाँ जो होती हैं ये व्यवसाय की नियंत्रण की सीमा से बाहर होती हैं। मतलब बिजनेस कैन नॉट कंट्रोल देम, ऑल दीज फैक्टर्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस, किंतु वे व्यवसाय को प्रभावित जरूर कर रही होते हैं। तो बिजनेस इनको कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इनके साथ इस तरह से अनुकूलन कर सकता है, इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकता है कि अगर कोई दुष्प्रभाव है तो वह कम से कम पड़े, और अगर कोई लाभ निकल के आ रहे हैं इन शक्तियों से तो वह अधिकतम हो जाए, है ना। तो इस तरह व्यावसायिक पर्यावरण विभिन्न घटकों के संयोग से बनता है और जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। अधिक से अधिक हम इनका अध्ययन कर सकते हैं और इनके साथ अपने आप को समायोजित कर सकते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैधानिक दशाओं का योग है। यानी कि व्यावसायिक पर्यावरण में क्या क्या आता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैधानिक, लीगल जो कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, आप उन सबको एक साथ जब स्टडी करते हैं तो आप उसी को बोलते हैं व्यावसायिक पर्यावरण। तो ये तो इसका एक इंट्रोडक्शन रहा। अगर हम इसको सीधे सीधे इसका अर्थ हम जानना चाहें तो इसमें सबसे पहले हमें बैरी एम रिचमैन और मल्विन कॉपेन की जो परिभाषा है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इन्होंने हमें जो बात बताने की कोशिश की वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो हमें बताने की कोशिश की है उसमें जो बात निकल के आती है वो क्या है, ध्यान से सुनेगा। पर्यावरण में ऐसे कारक शामिल होते हैं जो व्यक्तिगत, औद्योगिक, उद्यम और उनके प्रबंधन के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर नहीं होते। यानी कि आपने भी इससे पहले सुना था आर्थिक, सामाजिक, लीगल, पॉलिटिकल, ये जितने भी अंग हैं पर्यावरण के, ये हमारे नियंत्रण में नहीं होते। लेकिन अभी हम यहाँ क्या सुन रहे हैं कि ये ऐसे पर्यावरण में ऐसे भी कारक होंगे कुछ जो व्यक्तिगत, औद्योगिक उद्यम यानी इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर जो होगा उसके और उनके जो मैनेजमेंट है उनके नियंत्रण से पूरी तरह से ये बाहर नहीं होते हैं। थोड़ा थोड़ा आप इन्हें प्रभावित भी कर सकते हैं। तो ये अनिवार्य रूप से दाता हैं जिनके भीतर फर्मों और उनके प्रबंधन को एक विशिष्ट देश में काम करना चाहिए, और वे अलग अलग होते हैं, अक्सर देश से देश तक। इसका तात्पर्य क्या है, थोड़ा सा डेफिनेशन है ऐसी जो समझने वाली है, इसे अंग्रेजी में समझेंगे तो समझ जाएंगे। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स दैट आर लार्ज इफ नॉट टोटली एक्सटर्नल and beyond the control of the individual industrial enterprise and their management. यानी कि एनवायरनमेंट जो होते हैं ये उन फैक्टर्स को शामिल करते हैं दैट आर लार्ज इफ नॉट टोटली, जो पूरी रूप से अगर पूरी तरह से ना सही तो बड़े पैमाने पर ये एक्सटर्नल होते हैं और बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज के और उसके मैनेजमेंट के। यानी कि टोटली तो ये कंट्रोल के बाहर नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर मात्रा में ये हमारे लिए अनकंट्रोलेबल होते हैं। तो कुछ पे हमारा इसका मतलब है थोड़ा बहुत नियंत्रण भी हो जाएगा, है ना। यही तो हमने ऊपर पढ़ा था। फिर आगे का सेंटेंस, दीज आर एसेंशियली द गिवर्स, ये हमें देने वाले होते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शंस यहाँ से मिलेंगे, विद इन विच, जिनके अंतर्गत फर्म एंड देयर मैनेजमेंट मस्ट ऑपरेट, जिन निर्देशों के अंतर्गत जो फर्म है और उसका जो प्रबंधन है उसको काम करना चाहिए इन अ स्पेसिफिक कंट्री। और ये जनरली जो एनवायरनमेंट होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट, वो किसी एक कंट्री विशेष का होगा, क्योंकि अमेरिका में बिजनेस का एनवायरनमेंट अलग हो सकता है, इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में अलग अलग हो सकता है। तो स्पेसिफिक कंट्री में उन्हें कैसे करना चाहिए परफॉर्म, किसको, बिजनेस यूनिट्स को, ये बिजनेस एनवायरनमेंट तय करता है। और कंट्री टू कंट्री ये वेरी करेंगे, डिफरेंट होंगे, ऑफन ग्रेटली, और कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ये किसकी बात है, ये डेफिनेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से आपको समझना होगा, ठीक है। इसके अलावा विलियम एफ ग्लक की जो डेफिनेशन है, व्यावसायिक पर्यावरण से रणनीतिकार, आर्थिक, सरकारी, बाजार आपूर्तिकर्ता, तकनीकी, भौगोलिक और सामाजिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। विलियम एफ गुलिक की डेफिनेशन है ये, यहाँ से शुरू होती है,
कि व्यावसायिक पर्यावरण से रणनीतिकार यानी वो लोग होते हैं जो रणनीति बनाते हैं, इन्हें स्ट्रेटेजिस्ट बोलते हैं। स्ट्रेटजी बनाने का काम इनका होता है। ये आर्थिक यानी इकोनॉमिकल या सरकारी गवर्नमेंट, बाजार आपूर्तिकर्ता यानी मार्केट सप्लायर्स, तकनीकी टेक्निकल, भौगोलिक ज्योग्राफिकल, सामाजिक सोशल, ये जितने सारे एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, इन सभी का व्यावसायिक पर्यावरण में स्ट्रेटेजिस्ट यानी रणनीतिकार अध्ययन करते हैं और जिससे व्यवसाय को मिलने वाले अवसरों और आने वाले खतरों का आप डिटर्मिनेशन कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं? जब आप रणनीतिकार के तौर पे आर्थिक, सरकारी, बाजार आपूर्तिकर्ता, तकनीकी, भौगोलिक और सामाजिक तत्वों का इस तरह से अध्ययन करते हैं कि भविष्य में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं ये जान पाएँ और भविष्य में आने वाले खतरों को भी आप निर्धारित कर सकें। तो मुझे लगता है कि विलियम एफ ग्लक की ये डेफिनेशन भी आप समझ चुके होंगे। इसके बाद रॉबिन्स की एक डेफिनेशन है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि व्यावसायिक पर्यावरण उन संस्थाओं तथा शक्तियों से बना है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती है। यानी कि वो है सारी संस्थाएं और शक्तियां जो किसी भी संगठन के वर्क परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही हैं, किंतु उस संगठन का उन पर नियंत्रण बहुत कम होता है, यानी वह संगठन उन पर नियंत्रण बहुत कम ही कर सकेगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम और बढ़ते हैं। रेनकी के अनुसार, रेनकी एक दूसरे स्कॉलर हैं जिन्होंने इसकी परिभाषा दी है। व्यावसायिक पर्यावरण में उन सभी बाहरी घटकों को सम्मिलित करते हैं जिससे व्यवसाय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होता है। परोक्ष का मतलब है इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट। तो विलियम ग्लूक और जॉक जो इसको परिभाषित करते हैं, व्यावसायिक पर्यावरण व्यावसायिक फर्मों तथा उद्योगों के बाहर की उन सभी बातों का योग है जो संगठन एवं संचालन को प्रभावित करती है। आप देखिए हर डेफिनेशन में आप क्या पा रहे हैं कि वो है सारी बाहरी शक्तियाँ जिन पर बिजनेस का नियंत्रण कम से कम है, लेकिन जो बिजनेस की गतिविधियों को बहुत जो है गहरे से प्रभावित करती हैं। ठीक है, वह सारी शक्तियाँ व्यावसायिक पर्यावरण बनाती हैं, है ना। उर्विक और हंट की डेफिनेशन भी है कि व्यवसाय अपने आप में एक उद्यम है। उद्यम मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें आप कुछ रिस्क लेते हैं ताकि आप लाभ कमा सकें। तो जो किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करता है वह एक ऐसा उद्यम ही बिजनेस कहलाता है। ये कुछ वस्तुओं का वितरण कर रहा होगा, समाज के अन्य सदस्यों को कुछ सेवाएं दे रहा होगा या वस्तुएं ही पहुंचा रहा होगा जिन्हें उसकी आवश्यकता है। ऐसे लोगों को ही ये वस्तुएं और सेवाएं देगा जिन्हें उन वस्तुओं या सेवाओं की ज़रूरत है और जो इसकी कीमत के भुगतान के लिए सक्षम भी है और इच्छुक भी है। ऐसे लोगों को, ये तो इन्होंने व्यवसाय की परिभाषा दे दी है। ठीक है, तो ये परिभाषा अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ये आपके यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट में काम की बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा है डेविस के अनुसार व्यवसाय वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन करने, व्यवसाय में उनकी बिक्री करने और इस प्रयास में लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का संगठित प्रयास है। ये भी व्यवसाय की डेफिनेशन है, तो इसे भी आप छोड़ दीजिए। अभी आपने शुरुआत की जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं उन डेफिनेशंस को पढ़ना है, लेकिन उनमें से दो डेफिनेशंस आपको लिखनी रहेंगी। पहली डेफिनेशन आपको लिखनी होगी एक तो आपको डेफिनेशन लिखनी चाहिए जो सबसे पहली डेफिनेशन है, इसे अंग्रेज़ी में लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैरी एम रिचमैन की डेफिनेशन, मेल्विन कॉपन की डेफिनेशन जो ये दी गई है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख लीजिए। और दूसरा एक डेफिनेशन आप लिख लीजिए रॉबिन्स की, बस। फिर आप एक इसकी उपयुक्त परिभाषा लिखेंगे जो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती है कि व्यावसायिक पर्यावरण में ऐसे कारक शामिल होते हैं जो आंतरिक और बाहरी हो सकते हैं, जो व्यवसाय को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करेंगे। व्यवसाय में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्यमियों द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया जाता है। वह आज के और विशेष रूप से कल के व्यापारियों और प्रबंधकों के लिए एक बड़ी चुनौती है ताकि वे विशिष्ट परिवर्तनों से अवगत रहें। वो परिवर्तन कौन से हैं? वो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो बाहरी तत्व होते हैं, बिजनेस के बाहर जो लाई करते हैं, जैसे सामाजिक, पॉलिटिकल, लीगल, इंटरनेशनल, तमाम ढेर सारी बातें, ढेर सारी गतिविधियाँ जो बिज़नेस को प्रभावित करती हैं,
तो हम अगर उनसे परिचित या अवगत रहेंगे तो बाज़ार में अपने अस्तित्व को और स्थिरता को हम बनाए रख सकेंगे और व्यवसाय के क्षेत्र में जो नवीनतम घटनाएं हैं इनके साथ खुद को संयमित रख सकेंगे, मतलब इनके साथ साथ हम चल सकेंगे, तालमेल बिठा सकेंगे। इसलिए व्यवसाय के वातावरण का अध्ययन प्रबंधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम बात करेंगे आगे व्यावसायिक पर्यावरण की प्रकृति क्या है, तो नेचर क्या है इसका। देखिए, व्यवसाय की सफलता और विकास, इसके लिए आपको क्या चाहिए, स्वच्छ और कुशल पर्यावरण, क्योंकि यहीं पे तो आप काम करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू और सुदृढ़ होने पर व्यावसायिक नीतियों का निर्धारण और उनका निष्पादन यानी परफॉर्मेंस बड़ी आसानी से आप कर पाते हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था ही जो है वो आपके इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट का गठन करती है। अगर ये सुचारू हो, सुचारू मतलब अच्छे से चलने वाली, सुदृढ़ माने स्ट्रॉन्ग, सुचारू का मतलब सिस्टमेटिक, और सुदृढ़ माने स्ट्रॉन्ग हो, तो आपकी नीतियों का निर्धारण और उनका निष्पादन करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। व्यावसायिक सेवाओं के अकुशल तथा भ्रष्ट होने से लाभ की अपेक्षा हानि की अधिक संभावना रहती है। यानी कि अगर प्रशासनिक सेवाएं आपकी इनएफिशिएंट हों या अगर वो करप्ट हो जाएं तो लाभ की जगह आपका होगा नुकसान। ये सभी को पता है, सर्वविदित है कि व्यवसाय और पर्यावरण के बीच एक विशिष्ट संबंध है और इस संबंध को आप निम्नलिखित बिंदुओं से जान सकते हैं। पहली बात, वातावरण में निरंतर संपर्क। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था जो होती है, हर व्यावसायिक संस्था को लगातार वातावरण से संपर्क बना करके चलना होता है। प्रत्येक संस्था को द्विमार्गीय संचार व्यवस्था अपनानी पड़ती है। द्विमार्गीय मतलब 2 वे, 1 वे नहीं कि केवल आप अपनी बात कहते रहें या कोई दूसरी संस्था या सरकार केवल अपनी बात कहते रहे। यू हैव टू इंटरेक्ट, आपको 2 वे में बात करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा। इस संस्था को वातावरण में हो रहे परिवर्तनों की तुरंत जानकारी इससे मिलती रहती है और संस्था अपने नवीन उत्पादों और सेवाओं की जानकारी पर्यावरण को उपलब्ध कराने में भी सफल हो पाती है। और इससे क्या होता है कि संस्था का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। यह इस पर निर्भर करेगा कि आप ये जो संपर्क स्थापित कर रहे हैं 2 वे हो और आप ऐसा करने में सफल हो जाएं। दूसरी बात है वातावरण की आवश्यकता की पूर्ति संस्था द्वारा किया जाना। वातावरण जो होता है, एटमॉस्फेयर, उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूर्ति संस्थाओं से ही होती है। संस्था हर संभव प्रयास करे कि जो उसकी आवश्यकताएं हैं आप उसकी पूर्ति कर सकें, और यदि संस्था ऐसा नहीं कर पाती है तो धीरे धीरे वह समाप्त हो जाएगी। तो वातावरण की आवश्यकताओं की पूर्ति संस्था का एक उद्देश्य है। इसके साथ साथ अगर आप संस्था के रूप में वातावरण की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल हो जाते हैं तो आप संस्था के रूप में भी सफल हो जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप धीरे धीरे अपने आप एज अ कंपनी, एज अ फर्म समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है कि ये जो पर्यावरण है ये अनेक गतिशील तत्वों को आप अपने में शामिल करता है, यानी कि इसमें तमाम डायनामिक फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। व्यावसायिक संस्था के वातावरण में अनेक गतिशील तत्व निहित रहते हैं। ये तत्व हमेशा बदलते रहते हैं। गतिशीलता का मतलब ही होता है परिवर्तनशीलता। वातावरण ही विस्तृत बाजार है। अच्छा, आप जानते हैं कि संस्था का जो व्यावसायिक पर्यावरण है वही उसका विस्तृत बाजार होता है। वहीं पर उसको अपनी वस्तुओं की या सेवाओं की मार्केटिंग करनी होती है। तो प्रत्येक व्यावसायिक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं को अपने बाह्य वातावरण को उपलब्ध कराना होता है। बाह्य वातावरण में कौन कौन लोग आते हैं? आपके कस्टमर्स आते हैं, आपके सप्लायर आते हैं, सरकारें आती हैं, विभिन्न कानूनी संस्थाएं भी होती हैं, फाइनेंशियल संस्थाएं भी होती हैं। ये सब बाह्य वातावरण को बनाती हैं। उन्हीं में आपको अपना बिजनेस करना होता है। जब वातावरण उन वस्तुओं तथा सेवाओं को स्वीकार कर लेता है जो आपकी संस्था के द्वारा बनाई जा रही हैं, तो आप मान लीजिए कि आपका जो बाज़ार है वो विस्तृत हो गया और आप यहाँ पे अपना बिजनेस कर पाते हैं, और इस तरह से संस्था की जो साख होती है वह भी बढ़ जाती है। वातावरण स्वीकार कर लेगा मतलब आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं ना कि वी हैव this product, we have these kind of services, and the quality of the goods and the products and the services are the best in our company, so please come to us and try to purchase our products and services। इस तरह की बातें आप कह रहे होते हैं और लोग अगर कन्विंस हो जाते हैं तो आपकी संस्था की साख बढ़ जाती है मान लिया तो, और आपको एक बड़ा विस्तृत बाज़ार उपलब्ध हो पाता है। तो यू हैव टू कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एंड द फिफ्थ पॉइंट, बाधाएं और अनिश्चितताएं। देखिए,
हर संस्था को व्यावसायिक पर्यावरण में कार्य करने में और वातावरण की अपेक्षाओं को संतुष्ट करने में तमाम तरह की अनिश्चितताएं भी होती हैं और बाधाएं भी होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है। जो संस्था इन अनिश्चितताओं और बाधाओं को पार कर लेगी और उपयुक्त अवसरों को खोज पाएगी वही सफल हो जाएगी। इसके विपरीत अगर कोई संस्था ऐसा करने में असमर्थ हो जाए तो वह एज अ फर्म ख़त्म हो जाएगी, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा उसका। छठा पॉइंट, संस्था को आंतरिक और बाह्य वातावरण द्वारा प्रभावित करना। प्रत्येक प्रकार की संस्था को आंतरिक तथा बाहरी दोनों प्रकार का वातावरण प्रभावित करता है। संस्था अपने आंतरिक वातावरण को नियंत्रित कर सकती है, किंतु बाह्य वातावरण अथवा परिदृश्य का संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अतः किसी भी संस्था को अपने निर्णय बाह्य वातावरण को ध्यान में रखकर ही लेने चाहिए। बाह्य वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको पढ़ने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तत्वों में आपसी निर्भरता। अच्छा, जितने भी तत्व होते हैं जो पर्यावरण का निर्माण कर रहे होते हैं वह सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आर्थिक घटक सामाजिक घटकों से अलग नहीं हो सकते। राजनीतिक घटक धार्मिक घटकों पर असर डालते हैं। राम मंदिर का बनना हो या आर्थिक घटक के तौर पे आप समझिए कि EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो सामाजिक जो ताना बाना है उसको प्रभावित करेगा, है ना। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं सारे घटक। संसाधनों का विनिमय करना। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान वातावरण से संसाधन प्राप्त करते हैं और इन संसाधनों का उपयोग करके ही वो वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करते हैं। बिना इन संसाधनों को प्राप्त किए आप संस्था के तौर पे कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कुछ परिस्थितियों में इन संसाधनों को प्राप्त करने में संस्थानों को कठिनाई भी उठानी पड़ती है और प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का अध्ययन करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो इस कठिनाई से आपका सामना कम से कम होगा। सभी वर्गों के प्रति उत्तरदायित्व। एक व्यापारिक प्रतिष्ठान जो होता है वो वातावरण के जितने भी घटक होते हैं या जितने भी वर्ग होते हैं उन सभी के प्रति उत्तरदायी होगा। ये वर्ग जिनके प्रति एक व्यापारिक प्रतिष्ठान उत्तरदायी होता है उनमें उपभोक्ता, कर्मचारी, पब्लिक, सरकारी तंत्र, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, विनियोजक, प्रतिस्पर्धी प्रतिष्ठान वगैरह ये सब आते हैं, ठीक है। स्थान रूपांतरण से उपयोगिता को सृजित करना। व्यवसाय अपने वातावरण से जो कुछ भी साधन प्राप्त करता है उन्हें वह पुनः वातावरण को ही वापस करता है, बस उसमें वो फॉर्म चेंज करता है और उसमें उपयोगिता जोड़ देता है, यूटिलिटी जोड़ देता है। इसे यूटिलिटी क्रिएशन बोला जाता है। ये संस्था का काम होता है। समाज से मतलब व्यावसायिक पर्यावरण से कुछ संसाधन लेगा, उनमें कुछ अपेक्षित परिवर्तन करेगा यानी कुछ वैल्यू एडिशन करेगा और उसके बाद फिर से वातावरण को ही वो वापस कर देगा। आकस्मिक परिवर्तनों के खतरों को सहना। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट का आप अध्ययन कर लेते हैं तो जो आकस्मिक परिवर्तन होते हैं उनके खतरों को आप सह पाते हैं। सामाजिक परिवर्तन का माध्यम होता है जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ रहे होते हैं तो आप ऐसी वस्तुएं, ऐसी सेवाएं बनाते हैं जिससे समाज पर शिक्षा, आचरण, जीवन शैली पर प्रभाव पड़ता है, तो आप सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी बनते हैं। परिवर्तनों के साथ साथ परिवर्तित होना। जो परिवर्तन हो रहे होते हैं, अगर समाज से परिवर्तन शुरू हुए हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में परिवर्तन शुरू हुए हैं, जैसे फैशन का परिवर्तन होना, ग्राहकों की रुचियां बदल जाएं, सरकार की नीतियां बदल जाएं, तो उनके साथ साथ आप स्वयं को परिवर्तित कर लेते हैं। यह भी बिजनेस एनवायरनमेंट के अध्ययन से ही संभव हो पाता है। सूचनाओं का आदान प्रदान आप कर पाते हैं जब आप व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन कर रहे होते हैं। अगर आप उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं तो कौन सी सूचनाएं लेनी है और कौन सी आपके काम की नहीं, कैसे जान पाएंगे। 15वां पॉइंट है अति विशिष्ट परिवर्तनों को जानना व्यवसाय का उत्तरदायित्व है। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो इतने महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन कुछ परिवर्तन जो पर्यावरण में हो रहे होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनको जानना आपके लिए अनिवार्य होता है। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करना ज़रूरी है। और कुछ घटकों का असीमित प्रभाव। बहुत सारे ऐसे घटक होते हैं जिनका प्रभाव आपके ऊपर अनलिमिटेड पड़ता है। जैसे नए वैधानिक प्रावधान सरकार अगर कोई कर देती, कोई नया कानून अगर आ जाता है, नई सरकारी नीतियां आ जाएं, या कोई रिसर्च हो जाए, साइंटिफिक रिसर्च हो जाए, सामाजिक दशाएं यानी सोशल सर्कमस्टेंसेस, राजनीतिक और सत्ता परिवर्तन, विदेशी दबाव, तकनीक परिवर्तन वगैरह, ये कुछ ऐसे घटक हैं जिनका व्यवसाय पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। आपको इनका अध्ययन करना है, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट का अध्ययन करना होगा। इसमें से आप बच्चों केवल 10 पॉइंट्स लिखेंगे अपनी नोटबुक में,
ठीक है। इसके बाद आता है व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं। तो इन विशेषताओं को अगर आप जल्दी से देखें, गतिशील होता है, कॉम्प्लेक्स होगा, कई सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है ना, अनिश्चितता बहुत ज़्यादा होती है इसमें क्योंकि सारी चीज़ें लगातार बदल रही होती हैं। मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी फेसेटेड है, यानी कि कई सारे फेस होते हैं, बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल आप इसे कह सकते हैं। दूरगामी प्रभाव इसके आते हैं, रिलेटिव होता है, पर्यावरण कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करता है, ये रिलेटिव होता है, यानी कि आप सापेक्ष धारणा के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण के प्रति सचेत रहने से प्रारंभिक अवसरों को पाने में आपको सहायता मिल जाती है। व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन से जो उपलब्ध अवसर हैं और जो खतरे हैं उनकी जानकारी हो जाती है। अवसरों को अधिकतम ग्रैब किया जा सकता है और खतरों से बचा जा सकता है ना। व्यावसायिक पर्यावरण से उपयोगी संसाधनों को प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक संगठन के निष्पादन में व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन की बहुत भूमिका है और व्यावसायिक पर्यावरण छवि बनाने में, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ना, इमेज क्रिएशन में भी काफ़ी मददगार सिद्ध होता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों, इसे ध्यान से पढ़ें और ध्यान से वीडियो देखें, 2-3 बार देखें, अच्छा लगे तो आप इसे अन्य साथियों के साथ शेयर करें जो किसी कारण से अगर अभी इन वीडियो तक नहीं पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।